फिजिकल और केमिकल चेंजेस आखिर होते क्या हैं? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं। तो दीज आर द चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड। मतलब ये ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि आसानी से रिवर्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यानी कि पानी का बर्फ में जमना। गाइस, आपने नोटिस किया होगा जब हम पानी को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वह बर्फ बन जाता है, और जब हम उसे बाहर निकालते हैं तो वह वापस पानी बन जाता है। तो ये जो चेंज है वो फिजिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो रिवर्सिबल है। अब हम समझते हैं केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो दीज आर द चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। मतलब कि ये ऐसे चेंज होते हैं जो कि रिवर्स नहीं होते हैं। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे पर जंग लगना। आपने देखा होगा कि जब हम लोहे को एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं तो लोहे पर जंग लग जाती है और लोहा खराब हो जाता है। तो ये जो चेंज है वो केमिकल चेंज है, क्योंकि एक बार लोहा अगर खराब हो जाता है तो वह वापस उसी स्टेट में नहीं आ पाता है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं, जो कि है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो ये दोनों टर्म्स आपको इस चैप्टर में कई बार सुनने को मिलेंगे। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। तो द सबस्टेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। मतलब कि ऐसे सबस्टेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होते हैं? तो द सबस्टेंस विच आर फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। मतलब कि ऐसे सबस्टेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो चलिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि जब सोडियम वाटर से रिएक्ट करता है तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। तो दोस्तों इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस रिएक्शन में सोडियम और वाटर जो है वो रिएक्टेंट है, क्योंकि ये दोनों इस रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन है वे हैं प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये दोनों इस रिएक्शन में फॉर्म हो रहे हैं। आई होप आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आ गए होंगे। तो अब हम इस चैप्टर के पहले टॉपिक को समझते हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। सो द केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर सबस्टेंस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सबस्टेंस। मतलब केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दो या दो से अधिक सबस्टेंस मिलकर एक नया सबस्टेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो वाटर फॉर्म होता है। और दोस्तों इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट है, और जो वाटर फॉर्म हो रहा है वो प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है ये तो हमने समझ लिया। अब हम ये समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जब केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें ये चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। मतलब जब केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद सब्सटेंस की स्टेट में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और गैस टू सॉलिड। और दूसरा चेंज जो हमें देखने को मिल सकता है वो है चेंज इन कलर। मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के कलर में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और तीसरा जो चेंज हमें देखने को मिल सकता है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें गैस निकलती हुई दिख सकती है। चौथा चेंज जो हमें देखने को मिल सकता है वो है चेंज इन टेम्परेचर। मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिल सकता है। और पांचवा और लास्ट चेंज जो हमें देखने को मिल सकता है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें प्रेसिपिटेट निकलते हुए दिख सकता है। अब हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं, जो कि है केमिकल इक्वेशंस। तो यहाँ बेसिकली हमें तीन चीज़ों को समझना है, जो कि है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, हम इन्हें बैलेंस क्यों करते हैं और हम इन्हें बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो हम तीनों टॉपिक्स को एक एक करके समझेंगे। तो चलिए हम इन तीनों टॉपिक्स को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले। मतलब केमिकल रिएक्शन को उनके सिंबल्स और फॉर्मूले की फॉर्म में लिखने को ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीथेन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म करते हैं। तो आपने देखा कि इस रिएक्शन को फॉर्मूले और सिंबल्स की फॉर्म में हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिए, और इसी रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं।
तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट होते हैं उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें हम राइट हैंड साइड पर लिखते हैं, जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती हैं जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स के अंदर एटम का नंबर सेम होता है। तो चलिए अब हम ये समझते हैं व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मतलब हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का जो मास है वो इक्वल होना चाहिए, और ऐसा तो तब होगा जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के एलिमेंट्स के अंदर एटम का नंबर सेम हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई ही नहीं होगा। तो अब हमने ये तो जान लिया कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, मतलब कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का कोई स्पेसिफिक मेथड तो है नहीं, इसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं। तो चलिए अब हम कुछ रिएक्शन को बैलेंस करके बैलेंसिंग को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम एक रिएक्शन को बैलेंस करते हैं जिसमें Fe यानी कि आयरन और वाटर जो है वो मिलकर आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना रहे हैं। तो इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के अंदर एटम का नंबर सेम नहीं है और ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। अब हमें किसी भी तरह से इस रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम का नंबर सेम करना है और रिएक्शन को बैलेंस करना है। आपको ये बात याद रखना है, किसी भी केमिकल इक्वेशन में हमें जो चेंज करना होता है तो हम हर एक एलिमेंट या कंपाउंड को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और जो कुछ भी मल्टीप्लाई या कोई भी चेंज करते हैं वो पूरे ब्रैकेट पर होता है, ना कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट पर। तो चलिए अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें एक कॉलम में एलिमेंट का नाम और अगले कॉलम में रिएक्टेंट के एटम का नंबर और उससे अगले कॉलम में प्रोडक्ट के एटम का नंबर लिख लेते हैं। तो हम इस रिएक्शन के सभी एलिमेंट्स को एक एक करके बैलेंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयरन को। तो आयरन के रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में 3 एटम है। तो अब हमें ये देखना है कि हम किस तरह से आयरन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम का नंबर सेम कर सकते हैं। तो अगर हम रिएक्टेंट के आयरन जिसमें कि 1 एटम है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में एटम का नंबर सेम हो जाएगा और आयरन बैलेंस हो जाएगा। अब हम हाइड्रोजन को देखते हैं। तो हाइड्रोजन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में पहले से ही 2-2 एटम है और ये तो पहले से ही बैलेंस्ड है। तो अब हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में 4 एटम है। तो अगर हम रिएक्टेंट के ऑक्सीजन में 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन अकेला नहीं है, वो पूरे कंपाउंड की फॉर्म में है, और जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरे कंपाउंड पर होगा, जिसके कारण हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन जो पहले से बैलेंस था वो 4 का मल्टीप्लाई करने पर अनबैलेंस हो जाएगा और हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में 8 एटम हो जाएंगे और प्रोडक्ट में रह जाएंगे 2 एटम। तो अगर हम प्रोडक्ट के हाइड्रोजन जिसमें 2 एटम है उसमें 4 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा और दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में 8-8 एटम हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि इसी के साथ हमारी पूरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। तो चलिए अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस्ड तरीके से लिख लेते हैं। तो 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2O। तो ये तो थी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि हम सिंपल और छोटी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो हम कोई भी सिंपल और छोटी सी रिएक्शन लेते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर यानी कि पानी का बनना। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक छोटी रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं, और यहाँ पर हम देखें तो हाइड्रोजन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में 2-2 एटम है। इसका मतलब ये तो पहले से ही बैलेंस्ड है। लेकिन ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट में 1 एटम है। तो अगर हम प्रोडक्ट में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन है वो पूरे कंपाउंड की फॉर्म में, और हम जो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे वो पूरे कंपाउंड H2O पर होगा, जिससे हमारा हाइड्रोजन जो पहले से बैलेंस था
वो अब अनबैलेंस हो जाएगा और प्रोडक्ट के हाइड्रोजन जिसमें 2 एटम थे उसमें अब 4 एटम हो जाएंगे। तो अगर हम हाइड्रोजन के रिएक्टेंट जिसमें 2 एटम है उसमें 2 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। तो अब हमारी ये रिएक्शन भी बैलेंस हो चुकी है। और आप जितनी ज़्यादा रिएक्शन को बैलेंस करने की प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे। तो अब आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं ये तो सीख चुके हैं। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो टॉपिक है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो चलिए अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं। तो केमिकल रिएक्शन 6 टाइप की होती हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए अब हम इन सारी रिएक्शंस को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पहले टाइप की केमिकल रिएक्शन को जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए अब हम इस रिएक्शन की कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी का बनना। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो वाटर फॉर्म होता है। और ये जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर 2 रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है और ये रिएक्शन भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि इस रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो चलिए अब हम दूसरी टाइप के केमिकल रिएक्शन को समझते हैं जो कि है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये रिएक्टेंट टूट क्यों रहा है। कोई ना कोई एनर्जी तो होगी जिसके कारण ये रिएक्टेंट टूट रहा है। तो उसी एनर्जी के हिसाब से जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो 3 टाइप की होती है जो कि थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन को। तो ऐसा डीकम्पोजिशन जो कि हीट के द्वारा किया जाता है उसे हम थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वह कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। दूसरी टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ऐसा डिकम्पोजिशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किया जाता है उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे कि जब हम वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है। तीसरे टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन जो कि लाइट एनर्जी की हेल्प से किया जाता है उसे हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब सिल्वर क्लोराइड के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो वह सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरे टाइप के केमिकल रिएक्शन को समझते हैं जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड या सॉल्यूशन से, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चलिए हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल देखते हैं। तो जब जिंक और कॉपर सल्फाइड की रिएक्शन होती है तो जिंक जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और जिंक सल्फाइड बना लेता है और कॉपर जो है वो अलग हो जाता है। चौथे टाइप की केमिकल रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच 2 different ions or group of atom in the reactant molecules are displaced by each other is called double displacement reaction। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 अलग अलग आयंस और एटम के ग्रुप रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में एक दूसरे के द्वारा डिस्प्लेस किए जाएं तो ऐसी रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम ब्रोमाइड की रिएक्शन होती है तो सोडियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण सिल्वर की जगह ले लेता है और जो सिल्वर जो है वो सोडियम की जगह ले लेता है और इसके कारण जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो है सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम नाइट्रेट। तो अब हम समझते हैं 5वीं टाइप की केमिकल रिएक्शन को जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन।
तो चलिए अब हम एक एक करके इन दोनों रिएक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। तो ऑक्सीडेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सबस्टेंस, और द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सबस्टेंस, और द प्रोसेस इन विच सबस्टेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि किसी भी सबस्टेंस पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, या फिर किसी भी सबस्टेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, या किसी भी सबस्टेंस से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं। ये होती है ऑक्सीडेशन। तो चलिए अब हम ऑक्सीडेशन के कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। तो जब हम कॉपर और ऑक्सीजन को हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होती है, और ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कॉपर में ऐड हो रहा है। और जब हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो वाटर फॉर्म होता है और सल्फर फॉर्म होता है। तो ये रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिमूव हो रहा है। और ये एक और रिएक्शन है जिसमें जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। तो ये जो रिएक्शन होती है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बिल्कुल अपोजिट होती है। तो रिडक्शन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सबस्टेंस, और द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सबस्टेंस, और द प्रोसेस इन विच सबस्टेंस गेन इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी सबस्टेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, या फिर किसी भी सबस्टेंस पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, या फिर किसी भी सबस्टेंस में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा हो। फॉर एग्जांपल जब पोटेशियम क्लोराइड वो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है तो वो रिएक्शन होती है रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। और जब सोडियम और हाइड्रोजन ऐड होते हैं तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, और ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहा है। और ये एक और रिएक्शन है जिसमें जिंक जो है उस पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी किसी भी सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन होता है तो उस सबस्टेंस को हम ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं, और जब किसी भी सबस्टेंस का रिडक्शन होता है तो उस सबस्टेंस को हम रिड्यूस्ड कहते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन को, जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ देखने को मिलते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है तो कॉपर और वाटर फॉर्म होता है, और ये जो रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें कॉपर ऑक्साइड जो फॉर्म हो रहा है वो कॉपर में रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। और जो हाइड्रोजन है वो वाटर में ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। तो अब हम आखिरी और छठवीं टाइप की केमिकल रिएक्शन को समझते हैं, जो कि है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इन दोनों रिएक्शन को हम एक एक करके समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। तो द रिएक्शन विच आर अकम्प्लिश्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट एनर्जी इवॉल्व होती है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। मतलब मीथेन और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन होती है तो CO2 और वाटर फॉर्म होते हैं और काफ़ी मात्रा में हीट निकलती है, और ये जो रिएक्शन होती है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। चलिए अब हम समझते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन को। तो द रिएक्शन विच अकर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी और ऑक्सीजन में टूट जाता है तो काफ़ी मात्रा में हीट ऑब्जर्व होती है। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो चलिए अब हम समझते हैं चैप्टर के आखिरी टॉपिक को, जो कि है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन अवर डेली लाइफ। मतलब कि जो ऑक्सीडेशन होता है उसका हमारी डेली लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ऑक्सीडेशन के हमारी लाइफ में मेनली 2 इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जो कि कोरोजन और रेंसिडिटी। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कोरोजन को। तो द फिनोमेनन ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड अदर केमिकल प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। मतलब एक ऐसा फिनोमेना जिसमें जो मेटल होता है वो धीरे धीरे खराब हो जाता है जब वह एयर, वाटर या कोई और केमिकल के कांटेक्ट में थोड़े लंबे समय तक आ जाता है, जैसे कि ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर।
मतलब सिल्वर पर जो ब्लैक कोटिंग आ जाती है और कॉपर पर जो ग्रीन कोटिंग आ जाती है, ये दोनों जो एग्जाम्पल है वो कोरोजन के एग्जाम्पल है। और अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन के केस में जो कोरोजन होता है उसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, जिसमें आयरन का कलर ब्राउनिश हो जाता है और वह कमजोर हो जाता है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जो कोरोजन होता है वो मेटल के लिए काफ़ी हार्मफुल साबित होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो कोरोजन होता है उसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो कोरोजन के कारण काफ़ी मात्रा में कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स, स्पेशली जो मटेरियल जो आयरन से बने हुए होते हैं वो खराब हो जाते हैं, जिससे काफ़ी मात्रा में आयरन का नुकसान होता है। और इसी तरह से सिल्वर और कॉपर भी खराब हो जाता है। तो अब हमें ये देखना है कि क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे हम कोरोजन से मेटल को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम मेटल को कोरोजन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके कुछ मेथड होते हैं, जैसे कि पेंटिंग। जो आयरन के ऑब्जेक्ट होते हैं अगर हम उन पर पेंट कर देते हैं तो वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे और कोरोजन से प्रिवेंट रहेंगे। और जो सिल्वर होता है उसे हम बाहरी एटमॉस्फेयर से दूर रखकर और उसकी रेगुलर क्लीनिंग कर कर कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। और कॉपर को हम बेकिंग सोडा और सॉल्ट के पेस्ट बनाकर उसकी रेगुलर क्लीनिंग करके उसे भी हम कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। और एक और बहुत ज़रूरी बात जो आपको याद रखनी है वो है कि जो एल्यूमिनियम होता है उसके केस में कोरोजन हार्मफुल नहीं होता है बल्कि फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन के दूसरे इफेक्ट को, यानी कि रेंसिडिटी को। तो आइए जानते हैं कि रेंसिडिटी क्या होती है। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। मतलब कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे जो फूड मटेरियल में ऑयल और फैट प्रेजेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे फूड का टेस्ट और उसकी स्मेल खराब हो जाती है। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि रेंसिडिटी के कारण जो फूड मटेरियल होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो अब दोस्तों हम देखते हैं कि हम फूड मटेरियल्स को उन्हें हम रेंसिडिटी से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके कुछ मेथड होते हैं, तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं। तो वो मेथड कौन कौन से होते हैं? बाय कीपिंग फूड मटेरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर्स। मतलब कि जो फूड मटेरियल्स होते हैं उन्हें हम एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं, जिससे जो फूड मटेरियल्स हैं वो डायरेक्ट एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे और वे रेंसिडिटी से प्रिवेंट रहेंगे। और दूसरा मेथड है बाय रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर। मतलब कि जो पका हुआ खाना होता है उसको हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, जिससे फूड रेंसिडिटी से प्रिवेंट रहता है। और तीसरा मेथड है बाय अवॉइडिंग कुक्ड फूड एंड फूड मटेरियल इन डायरेक्ट सनलाइट। मतलब जो पका हुआ खाना होता है और जो फूड मटेरियल होते हैं उन्हें हम डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखकर रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं। और चौथा और आखिरी मेथड है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। मतलब जो फूड मटेरियल होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके हम उन्हें रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपने कई बार चिप्स तो खाए होंगे, आपने देखा होगा कि उनमें गैस भरी होती है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आता होगा कि आखिर इन चिप्स के पैकेट्स के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है और ये चिप्स के पैकेट्स के अंदर क्यों भरी जाती है। तो जो गैस चिप्स के पैकेट के अंदर भरी जाती है वो है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है और उन चिप्स को रेंसिडिटी से प्रिवेंट करती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चाहो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसे ही क्लास 10 की साइंस की वीडियोस आगे देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।